हेलो डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, हम लोग अभी पिछले वीडियो में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी स्टडी किए थे, ठीक है। और उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी जिसमें हम लोग रेडिएशन के वेव नेचर के बारे में स्टडी किए थे कि कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वेव नेचर शो करता है, यानी किसी सोर्स से निकलने वाला एनर्जी जो है वो कंटिन्यूअसली इमिट होता है और उसे हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बोलते हैं। यानी कहने का मतलब कि वो रेडिएशन जो है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है और ये दोनों फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है और साथ ही ये दोनों फील्ड डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन के भी परपेंडिकुलर होता है। इन सारी बातों को हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, लेकिन उस थ्योरी का कुछ ड्रॉबैक भी है। तो ड्रॉबैक आप इसे ऐसे समझिए कि जैसे जैसे हमारा साइंस डेवलप हुआ वैसे वैसे नए जो साइंटिस्ट आए वो पुराने साइंटिस्ट में कुछ ड्रॉबैक निकालते गए, ठीक है। ये नहीं कहते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी कंप्लीटली रॉन्ग था, वो गलत नहीं था, वो अपने जगह पर कंप्लीटली सही है। क्योंकि कई सारे ऐसे फिजिकल फिनोमेनन हैं जो हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी से ही समझते हैं, लेकिन कई सारे ऐसे फिनोमेनन भी हैं जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी से क्लियर नहीं हो पाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी रेडिएशन के वेव नेचर के बारे में बताता है कि रेडिएशन वेव प्रोड्यूस करता है, जबकि आगे हम पढ़ेंगे प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। तो मैक्स प्लैंक का कहना है कि किसी सोर्स से निकलने वाला रेडिएशन कंटिन्यूअसली इमिट नहीं होता है, बल्कि वो एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में निकलता है। यानी जेम्स क्लार्क मैक्सवेल का कहना है कि रेडिएशन वेव नेचर शो करता है, जबकि मैक्स प्लैंक का कहना है कि वो छोटे छोटे पार्टिकल्स का बना होता है। जो भी रेडिएशन है उसमें छोटे छोटे स्मॉल एनर्जी के बंडल्स होते हैं, छोटे छोटे पैकेट्स होते हैं, जिसे प्लैंक ने क्वांटम नाम दिया था, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी कई सारे फिजिकल फिनोमेनन को तो डिस्क्राइब करता है, लेकिन कई सारे फिजिकल फिनोमेनन को डिस्क्राइब करने में सक्षम नहीं हो पाता है। तो अलग अलग साइंटिस्ट आए, अपने अपने हिसाब से नए नए थ्योरीज दिए। तो जो नए थ्योरीज आए तो उससे फिर पता चला कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी में कई सारे ड्रॉबैक्स हैं। जैसे कुछ ड्रॉबैक्स यहाँ थ्योरेटिकली आपको केवल सिलेबस के अकॉर्डिंग लिख दिए हैं, इसका बहुत ज़्यादा यूज नहीं है, कभी ये सब पूछता नहीं है। केवल जानिए कि ये ड्रॉबैक है और आगे के थ्योरीज में इन्हीं ड्रॉबैक्स का एक्सप्लेनेशन किया गया, ठीक है। यानी ऐसे समझो कि थ्योरीज जो है पहले आए, थ्योरी के बाद फिर ड्रॉबैक डिसाइड हुआ। ये नहीं था कि जेम्स क्लार्क मैक्सवेल अपना थ्योरी दिया और अपने थ्योरी के साथ साथ अपना ड्रॉबैक भी दे दिया, ऐसा तो नहीं हुआ होगा ना। हुआ क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के बाद और भी थ्योरीज आए होंगे और उन थ्योरीज के एक्सप्लेनेशन के आधार पर पता चला होगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी ये इन सभी बातों को एक्सप्लेन नहीं कर पा रही है, बहुत सारी बातों को एक्सप्लेन नहीं कर पा रही है। तो कौन सी बात को एक्सप्लेन नहीं कर पाई वो यहाँ देखिए, ठीक है। कि जब किसी हम ऑब्जेक्ट को हीट करते हैं, आप देखते हैं कि वो शुरू में सबसे पहले रेड हो जाता है और अगर उसे कंटिन्यू टेम्परेचर दिया जाए, यानी उसको हीटिंग जारी रखा जाए, आप देखते हैं कुछ समय के बाद कि उसका कलर चेंज होने लगता है। मान लो कि आयरन का एक रॉड है, आयरन का रॉड है, ठीक है। आप उसे हीट करिए, अगर आप हीट करेंगे तो सबसे पहले टेम्परेचर उसको बढ़ाइएगा, जब वो पूरा एकदम हॉट हो जाएगा तो समझो किस कलर का दिखेगा आपको, रेड कलर का दिखता है। अगर उसको कंटिन्यू हीटिंग जारी रखा जाए, अब देखिएगा कि वो धीरे धीरे येलो हो जाता है, रेड से येलो हो जाता है, ग्रीन हो जाता है, ब्लू हो जाता है। यानी जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे ना, उस ऑब्जेक्ट का जो रेडिएशन इमिट हो रहा था उसका फ्रीक्वेंसी चेंज करते चले जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी ये नहीं क्लियर कर पाया, ठीक है। तो पहला ड्रॉबैक यही बात है कि नेचर ऑफ इमिशन ऑफ रेडिएशन फ्रॉम हॉट बॉडीज, किसी भी हॉट बॉडी से जो रेडिएशन इमिट होता है उस रेडिएशन का नेचर क्या होगा उसके बारे में कुछ नहीं बताया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी में। क्या लिखे हैं, लिमिटेशंस ऑफ EMWT, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, इसके लिमिटेशंस नीचे लिखे हुए कुछ,
ठीक है। जिस लिमिटेशंस को हम लोग कुछ लिमिटेशंस आगे इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, एक लिमिटेशन हम आगे थर्मोडायनामिक्स में जाकर पढ़ेंगे। तो देखो, तो बहुत सारे बॉडी हैं, सब्सटेंसेज हैं जिनको अगर हॉट मतलब गर्म किया जाए, हीट किया जाए, तो उससे जो रेडिएशन इमिट होता है वो उसका नेचर क्या होगा, क्या उसका फ्रीक्वेंसी होगा, क्या उसके बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो क्लियर नहीं हो पाता है। ठीक है, जैसे समझो एक उदाहरण हम बताते हैं इसको। मान लो कि आयरन का रॉड है, वो अगर उसको एनर्जी हम कंटिन्यू सप्लाई करें, जैसे मैग्नेटिक थ्योरी में कहा गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी में बताया गया कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है सब्सटेंस, अगर वो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है तो कंटिन्यूअसली एब्जॉर्ब करेगा। तो उस ऑब्जेक्ट का जब बहुत ज़्यादा हीट हो जाएगा तो सबसे पहले तो लाल दिखेगा, रेड कलर का। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी कलर जो चेंज होता है रेड से येलो या ग्रीन या ब्लू, इसका एक्सप्लेनेशन करने में सक्षम नहीं हो पाता है। ठीक है, ये कैसे पता चलेगा? ब्लैक बॉडी रेडिएशन कॉन्सेप्ट से, है ना। वही यहाँ लिखे हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन, जो हम इसी वीडियो में थोड़ी देर के बाद क्लियर करेंगे क्या होता है ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो इसको ऐसे समझो, है ना। तो पहला ड्रॉबैक ये हो गया। दूसरा ड्रॉबैक है इट कुड नॉट एक्सप्लेन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी से हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये भी एक फिनोमेनन है जिसका स्टडी हम लोग इसी चैप्टर में आगे करेंगे, एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर में। ठीक है, तो ये समझिए कि जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक फिनोमेनन है, उसका भी एक्सप्लेनेशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी से नहीं हो पाता। ठीक है, दूसरा आगे फिर हम लोग पढ़ेंगे इसी चैप्टर में कि हर एलिमेंट का कुछ ना कुछ एक स्पेसिफाइड स्पेक्ट्रम होता है। जैसे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम भी है, सोडियम स्पेक्ट्रम भी है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, इमिशन स्पेक्ट्रम। हर एलिमेंट को कोई ना कोई स्पेसिफाइड स्पेक्ट्रम शो करता है, जिसमें कहीं पर डार्क स्पेस, कहीं पर ब्राइट स्पेस, है ना। ये स्पेक्ट्रम में हम इसी चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। स्पेक्ट्रम भी मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जो इसका ड्रॉबैक, एक्चुअली इसका ड्रॉबैक नहीं है, बल्कि आगे जब हमारा साइंस डेवलप हुआ, बहुत सारे थ्योरीज आए जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी में कमी निकालते गए। तो आगे थ्योरी पढ़ेंगे, सब सीधी सी बात, ये सब सारी कमियां, कॉन्सेप्ट क्लियर होते चला जाएगा। ठीक है, तो इट कुड नॉट एक्सप्लेन द लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। फिलहाल आप इसे केवल नोट करके रख लीजिए, ये टर्म सब है, ये सब कभी बोर्ड एग्जामिनेशन में, आईआईटी, नीट, मेडिकल में से पूछने के लिए कुछ भी नहीं है। ठीक है, और देखो चौथा, वेरिएशन ऑफ हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड्स एज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। जब किसी बॉडी को हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, ठीक है, उस सॉलिड ऑब्जेक्ट के हीट कैपेसिटी में क्या वेरिएशन आएगा। मान लो कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसकी कुछ हीट कैपेसिटी होती होगी, अगर टेम्परेचर उसका चेंज किया जाए तो उसके हीट कैपेसिटी में क्या वेरिएशन आ सकता है। इस सब तरह के किसी भी चीज़ का कोई एक्सप्लेनेशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी नहीं किया। ये इसके कुछ ड्रॉबैक हैं जिसे आप नोट कर लीजिए केवल। इसमें बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है और नहीं इसके पीछे कोई ब्रेन लगाना है, ये हमारे किसी काम का चीज़ सब नहीं है। चूँकि बुक में दिए रहते हैं, इस तरह हमने भी लिख दिया, इसके बारे में कुछ समझा दिया, लेकिन अभी बहुत कुछ समझ में नहीं आया होगा। कब समझ में आएगा? जब इन सभी थ्योरी को हम धीरे धीरे आगे पढ़ेंगे, ये सब क्लियर हो जाएगा। हमें आगे पढ़ना है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ना है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ना है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन पढ़ना है। इस सब हमको जस्ट 1, 2, 3 वीडियो अगले जाते जाते आपको मिल जाएगा सारा टॉपिक का। ठीक है ना। और ये बात, हीट कैपेसिटी हम लोग 11th में एक चैप्टर आता है हमारा थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स में हम लोग हीट कैपेसिटी के बारे में और डिटेल स्टडी करेंगे। ठीक है, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखो बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, है ना, एक्सप्लेन सम फेनोमेनन, ठीक है, सम फेनोमेनन लाइक डिफ्रैक्शन, है ना, इंटरफेरेंस, ठीक है, रिफ्लेक्शन। इस तरह की कई सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, है ना, डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, ठीक है, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ऐसे कई सारे फिजिकल फिनोमेनन हैं
जिसके बारे में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी एक्सप्लेन कर पाता है। रिफ्लेक्शन तो आप लोग पढ़े होंगे 9th-10th पे रिफ्लेक्शन। अब डिफ्रैक्शन या इंटरफेरेंस क्या है? दो फिजिकल फिनोमेनन, छोटे छोटे चीजें, जैसे हम समझा देते हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी है या फिजिकल फिनोमेनन है, इस सब के बारे में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी एक्सप्लेन करता है, ठीक है। और भी कई सारे ऐसे थ्योरीज हैं जिसके बारे में नहीं एक्सप्लेन कर पाता है ना। तो लिख सकते हैं हम इस चीज को भी, इट कुड नॉट एक्सप्लेन, जस्ट अभी लिमिटेशन पढ़ाए थे, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ठीक है, या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है ना, या फिर कहिए इसको हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, इस तरह के और भी कई सारे फिनोमेनन हैं जिसके बारे में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी क्लियर नहीं करता है। तो अब समझो क्लियर कैसे होगा, एक एक करके सब समझेंगे, है ना। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम लोग अभी सीखेंगे कि किसी भी सोर्स से निकलने वाला रेडिएशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी कहता है कि वो वेव के फॉर्म में निकलता है, वेव प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड बनाते हुए आगे बढ़ता है, ठीक है। तो जो रेडिएशन वेव नेचर अलग शो करता है, वेव नेचर, तो वेव नेचर की वजह से ही डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस और रिफ्लेक्शन टाइप का फिजिकल फिनोमेनन डिस्क्राइब हो पाता है। लेकिन आगे हम लोग पढ़ेंगे प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, जो ये बताता है कि रेडिएशन छोटे छोटे एनर्जी के पैकेट्स का बना हुआ है। यानी रेडिएशन जो किसी सोर्स से निकलता है, वेव तो ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी से वेव मानता है, लेकिन प्लैंक्स उसको वेव नहीं मानता है, बल्कि वो उसे पार्टिकल मानता है कि छोटे छोटे एनर्जी के पैकेट्स के फॉर्म में रेडिएशन निकलता है। तो छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में अगर निकलता है तो उसकी थ्योरी को अगर हम मानेंगे, तब उसके आधार पर ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये सब फिजिकल फिनोमेनन डिफाइन हो पाता है। यानी ऐसे समझो कि ये जो ऊपर वाले हमने 2-3 फिजिकल फिनोमेनन लिखे हैं, वो तभी डिफाइन होगा जब रेडिएशन को हम वेव नेचर मानेंगे, और नीचे वाले जो हमने कुछ फिजिकल फिनोमेनन लिखे हैं, ये तब डिस्क्राइब हो पाएगा जब हम रेडिएशन को ये मानेंगे कि वो पार्टिकल नेचर शो करता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी पार्टिकल नेचर को सेटिस्फाई नहीं करता है, इसलिए इस फिनोमेनन का स्टडी नहीं कर पाया। अब प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी से ये पता चलता है कि रेडिएशन छोटे छोटे एनर्जी पैकेट्स का बना हुआ है, तो पैकेट की वजह से इन सारे फिनोमेनन का डिस्क्रिप्शन हो पाता है, तो ऊपर वाले का नहीं हो पाता है, ठीक है। आगे बात समझ में। तो अब यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस समझने की कोशिश करते हैं। एक्चुअली डिफ्रैक्शन या इंटरफेरेंस क्या होता है, ठीक है, तो समझो। बस इसमें कुछ नहीं है, ये सारी बातें आपको फिजिक्स में पढ़नी है ना। हमें यहाँ पर बहुत ज्यादा सब का कोई काम नहीं है, फिर भी इंफॉर्मेशन के लिए थोड़ा सा बात हम लोग जान सकते हैं। ये सारे टर्म्स जो है, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, जो भी टर्म है, ये सब फिजिक्स का चीज है। फिजिक्स में हम लोग लाइट ऑप्टिक्स चैप्टर पढ़ते हैं, वहाँ डिटेल स्टडी हम लोग करते हैं। यहाँ पर हमें इस सब चीज का कोई काम नहीं है। हमें पढ़ना क्या है, मेनली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ये जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन है, इसके बारे में भी हमारे सिलेबस में, जेईई मेंस में, नीट में, इस सब में नहीं दिया रहता है। बुक्स में देता है, लेकिन जेईई मेंस और नीट के सिलेबस में ब्लैक बॉडी रेडिएशन से कोई क्वेश्चन कभी नहीं पूछता है, ठीक है। तो मेनली ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन एक इंफॉर्मेशन है, थोड़ी सी छोटी सी चीज है, बहुत नहीं के बराबर, जिसको हम लोग स्पेशली आईआईटी के सिलेबस के लिए पढ़ते हैं। बाकी जो बच गया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, या और भी बहुत सारे फिनोमेनन हैं, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, ये सब आपको सिलेबस में आता है। बोर्ड में हो, मेंस में हो, नीट हो, एडवांस हो, सब में वो सब पढ़ना है, ठीक है। तो अब समझते हैं डिफ्रैक्शन क्या होता है, ठीक है। देखो कि मान लो कि ये इस प्रकार से ये वेव्स हैं, ये वेव्स को हमने ऐसे इंडिकेट कर दे रहा है यहाँ पर, ठीक है। ये कुछ वेव्स हैं जो मूव कर रहा है, इस तरह वेव बन रहा है और वो आगे मूव कर रहा है, ठीक है। अब यहां पर मान लीजिए कि हमने एक ऑब्स्टेकल डाल दिया,
ठीक है, ऑब्स्टेकल यहां पर हमने डाल दिया। अब ये वेव जब इस ऑब्स्टेकल से टकराएगा, जब ये वेव्स इस ऑब्स्टेकल से टकराएगा तो क्या होगा मालूम है? ये वेव्स बेंड कर जाते हैं, मुड़ जाते हैं इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से वो बेंड कर जाते हैं। मान लो इस प्रकार कोई वेव पास कर रहा है और उसके रास्ते में यहाँ पर कोई ऑब्स्टेकल आएगा। ऑब्स्टेकल में यहाँ पर क्या है? छोटा सा होल्स बना हुआ है। जब ये वेव्स इस ऑब्स्टेकल से स्ट्राइक करके इधर से पास करेगा तो ये सारे वेव्स जो हैं वो इस प्रकार सेमी सर्कुलर पाथ पर बेंड कर जाता है, सेमी सर्कुलर टाइप वो बेंड कर जाता है। बस इसी फिनोमेनन को हम लोग बोलते हैं डिफ्रैक्शन। कि जो भी वेव्स हैं, वेव्स जब किसी ऑब्स्टेकल से पास करेगा उसके होल से होकर के, वो वेव्स जो है बेंड कर जाते हैं। इसी बेंडिंग फिनोमेनन को हम लोग डिफ्रैक्शन बोलते हैं। इसको आप एक उदाहरण से समझो कि मान लो कि कोई नदी है या पानी है, इस तरह बह रहा है, मान लो इस तरह से बहते जा रहा है पानी, और अगर मान लो कहीं पर इस प्रकार से पुल बना हुआ है, ये पुल है, ब्रिज है ये, ठीक है, और ब्रिज के नीचे आप देखते हो कहीं कहीं पे छोटे छोटे ब्रिज होते हैं, उसके नीचे से एक बड़ा सा होल बना रहता है जिससे पानी तेजी से निकलता रहता है। देखे होंगे आप लोग। समझिए इसी प्रकार यहाँ पर ये होल्स है जिससे पानी तेजी से निकलेगा। ये पानी नदी है या फिर कहिए बरसात का पानी है जो बहते हुए जा रहा है, उसके रास्ते में कोई ऑब्स्टेकल आया, कोई ब्रिज है, और ब्रिज के नीचे एक बड़ा सा गोलाकार पाइप है जिससे पानी नीचे से पास करेगा। तो आप देखते होंगे जब पानी वहां से पास करता है तो यहाँ पर देखते होंगे बहुत स्पीड में इस प्रकार से वाटर को देखिएगा कि गोल गोल घूमता रहता है, वहां पर घूमता रहता है, बेंड हो जाते हैं। जो पानी सीधे पास कर रहा था इस ऑब्स्टेकल से पार करके देखिएगा यहाँ पर वो गोल गोल घूमने लगता है, सेमी सर्कुलर पाथ टाइप का। क्योंकि यहाँ पर ऑब्स्टेकल है तो पूरा राउंड तो नहीं बनेगा, तो सेमी सर्किल टाइप बनेगा वो। ठीक है, बस ऐसे समझो ये वेव्स है, क्रॉस कर रहा है, ऑब्स्टेकल से टकराने के बाद यहाँ पर वो बेंड कर जा रहा है। बस इसी फिनोमेनन को हम लोग क्या बोलते हैं? डिफ्रैक्शन। क्लियर है? आ रही बात समझ में? तो चलो छोटा सा इसके बारे में हम लोग लिख लेते हैं कि ये सब आपका वेव है। यहाँ पर ये वेव्स जो है बेंड्स कर गया है ना, बेंड्स ऑफ वेव्स, वेव्स का ये बेंड्स हो गया। और ये जो ऑब्स्टेकल है, ठीक है, इसके बारे में क्या लिख सकते हैं? ए वेव बेंड्स अराउंड, ए वेव बेंड्स अराउंड, ठीक है, बोथ एज ऑफ ए स्मॉल ओपनिंग, बोथ एज ऑफ ए स्मॉल ओपनिंग, छोटा सा वहां पर देखते हैं ओपनिंग है ना, फॉर्मिंग ए सेमी सर्कुलर वेव, फॉर्मिंग ए सेमी सर्कुलर वेव्स, ठीक है, फॉर्मिंग ए सेमी सर्कुलर वेव्स, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डिफ्रैक्शन। ठीक है, ये क्रेस्ट है, ये मान लो क्रेस्ट है, ट्रफ है, जिस तरह पार किया, ये वेव्स को हमने दर्शा दिया इसे लाइन से। ठीक है, जब ये किसी ऑब्स्टेकल को पार करेगा, इस ऑब्स्टेकल में छोटा सा यहाँ पर क्या है? स्मॉल ओपनिंग है, खुला हुआ जगह है, और ये वेव जब इस ओपनिंग को क्रॉस करेगा तो ये बेंड कर जाता है, मुड़ जाता है। इसी फिनोमेनन को हम क्या बोलते हैं? डिफ्रैक्शन। ठीक है, आ रही बात समझ में? चलो इसको नोट कर लो। अब छोटी सी बात हम समझते हैं, यहाँ पर इंटरफेरेंस क्या होता है। अब इंटरफेरेंस देखो, ठीक है, इंटरफेरेंस हम लोग समझते हैं, ये भी एक फिनोमेनन है। देखो इंटरफेरेंस, अब इंटरफेरेंस क्या है वो समझो। ठीक है, कि मान लो इस प्रकार से यहाँ पर हम एक एक्सिस दर्शा दे रहे हैं कि ये कोई वेव है, ठीक है, और दूसरा वेव भी इसी प्रकार है। दोनों वेव एक जैसा दिख रहा है आपको,
इसका क्रेस्ट एक ही साइड होगा, तो ये कहलाएगा वेव्स इन फेज। ठीक है, जब दो मान लो रेडिएशन है, उसके वेव्स यहां मैंने इंडिकेट किए हैं, ऊपर क्रेस्ट है, यहां भी क्रेस्ट है, नीचे ट्रफ है, उसके नीचे जस्ट ट्रफ है, तो इसको हम लोग बोलते हैं वेव्स इन फेज। क्रेस्ट पर, ट्रफ पर। जब ये ओवरलैप कर जाएगा, ओवरलैप मींस एक दूसरे पर मर्ज हो जाएगा, ये तो मर्ज हो करके ये क्या करेगा, बड़ा सा बना देगा, ऐसे कर दोनों समअप हो जाएगा, ऐड हो जाएगा दोनों वेव्स। कैसे समझो, यहां पर दोनों क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार दोनों ऐड हो गया। आ रही है बात समझ में? तो जब समझिए कि वेव्स फेज में होंगे, इसको हम लोग बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, यहां पर डिस्ट्रक्टिव नहीं है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। तो ये दोनों जब क्रेस्ट पर और ट्रफ पर ओवरलैप करेगा, उसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। यहां ये दोनों समअप हो जाएगा, ये दोनों एक्चुअली क्या हो जाएगा, समअप होकर के क्या बनाएगा, इस तरह का बड़ा वेव्स बना देगा। ठीक है, तो अगर क्रेस्ट पर और ट्रफ पर ओवरलैप करेगा, उसको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलते हैं, और वेव्स का साइज जो होगा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में ब्राइटनेस इंक्रीज कर जाता है ना। यानी कहने का मतलब कर सकते हैं आप कि प्रोड्यूस ब्राइट रीजन। ऐसा होने से ब्राइट रीजन प्रोड्यूस होता है, ब्राइट चमकीला सा क्षेत्र, चमकीला जगह, यानी कि स्पेक्ट्रम में चमक यानी ब्राइटनेस प्रोड्यूस होगा। ठीक है, इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और दूसरा यहां पर देखो, इसी और समझो कि इस तरह से हम बना रहे हैं, देखते चलो, है ना, ये हमारा इस तरह वेव्स है। ठीक है, छोटा बड़ा हो जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और एक है हमारा इसका उल्टा, यहां ऐसे होगा, फिर यहां ऐसे होगा, फिर यहां ऐसे होगा, फिर यहां ऐसे होगा। तो इसके क्रेस्ट पर यहां ट्रफ है, ट्रफ पर देखो क्रेस्ट है, फिर ये क्रेस्ट पर ट्रफ आ रहा है, ट्रफ पर क्रेस्ट आ रहा है। तो इसको हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है ना, जब क्रेस्ट पर ओवरलैप करेगा, ट्रफ पर ओवरलैप करेगा, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। लेकिन जब ट्रफ पर क्रेस्ट या क्रेस्ट पर ट्रफ ओवरलैप करेगा, तो यहां तो दोनों समअप हो गया था, लेकिन यहां पर नेट जो होगा कैंसिल आउट हो जाएगा, रिजल्टेंट यहां कैंसिल होगा। अब जो बड़ा छोटा होगा उस हिसाब से होगा, इसका जुटेगा नहीं, बल्कि ये इसको बोल सकते हैं आप एडिटिव इफेक्ट। ये ऐड हो जाएगा, एडिटिव इफेक्ट दर्शाता है। जबकि इसमें क्या होगा, सब्सट्रैक्टिव इफेक्ट। सब्सट्रैक्टिव इफेक्ट, इसको थोड़ा छोटा बना देते हैं, देखो इस तरह से कि इसका क्रेस्ट ट्रफ, इसका ट्रफ, इसका क्रेस्ट। अब देख रहे हैं कि ये ट्रफ नीचे है, क्रेस्ट ऊपर है, तो थोड़ा सा कैंसिल आउट होगा। ये क्रेस्ट ऊंचा है, ट्रफ कम है, मान लो, इसका रिजल्टेंट जो होगा थोड़ा कम हो जाएगा, रिजल्टेंट इसका कम हो जाएगा, यानी और छोटा इसको आप बना सकते हैं। ठीक है, रिजल्टेंट यहां पर क्या हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं वेव्स आउट ऑफ फेज। ठीक है, यहां समअप नहीं होगा, बल्कि सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो यहां लिख सकते हैं इसकी वजह से प्रोड्यूस डार्क स्पेस या डार्क रीजन। ठीक है, यानी अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, क्रेस्ट पर ट्रफ पर अगर ओवरलैप करता है, इसे हम लोग एडिटिव इफेक्ट कहते हैं, और इसके इंटरफेरेंस से ब्राइट रीजन प्रोड्यूस होता है,
लेकिन अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो कि क्रेस्ट ट्रफ पर और ट्रफ क्रेस्ट पर ओवरलैप करे, तो यहाँ पर रिजल्टेंट जो है माइनस हो जाएगा, यानी उस रिजल्टेंट कैंसिल आउट हो करके छोटा वेव प्रोड्यूस करेगा। इसे हम लोग बोलते हैं वेव्स आउट ऑफ फेज, यानी क्रेस्ट पर ओवरलैप करेगा तो बोलेंगे वेव्स इन फेज। जब क्रेस्ट ट्रफ पर ट्रफ क्रेस्ट पर ओवरलैप करेगा उसे हम बोलते हैं वेव्स आउट ऑफ फेज। ये कहलाता है हमारा एडिटिव इफेक्ट, जो कि यहाँ ऐड हो रहा है। ये सब्सट्रैक्टिव इफेक्ट कहलाता है, जो कि यहाँ सब्सट्रैक्शन शो करेगा। तो एडिटिव इफेक्ट से ब्राइट रीजन प्रोड्यूस होता है, जबकि सब्सट्रैक्टिव इफेक्ट यानी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की वजह से डार्क स्पेस प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो आगे जो हम स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे ना, तो स्पेक्ट्रम में इसके बारे में थोड़ा सा और जानकारी लेंगे कि कहीं पर डार्क स्पेस बनता है, कहीं पर ब्राइट स्पेस बनता है, तो क्यों बनता होगा। तो यही मेन वजह है कि अगर रेडिएशन कहीं से पास हो रहा है, ठीक है, तो रेडिएशन हम जानते हैं वेव कैरेक्टर शो कर रहा है, वेव नेचर शो कर रहा है। ठीक है, यहाँ देखते हैं वेव के बारे में पता चल रहा है, वेव है ये। तो यही बता रहे थे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी जो है इंटरफेरेंस को डिफाइन करता है। फादर पहले डिफ्रैक्शन समझे कि वेव जब पास करता है तो बेंड कर जाता है, जिससे वेव नेचर फुलफिल हो रहा है। यहाँ भी वेव नेचर को जस्टिफाई कर रहा है कि ब्राइट रीजन प्रोड्यूस होगा, डार्क स्पेस प्रोड्यूस होगा या डार्क रीजन प्रोड्यूस होगा। क्यों होगा भाई कि क्रेस्ट पर ट्रफ पर इंटरफेयर करेगा तो वहां हो जाएगा आपका ब्राइट रीजन, और अगर क्रेस्ट ट्रफ क्रेस्ट पर इंटरफेयर करेगा तो वहां पर रिजल्टेंट कैंसिल आउट होकर के कम हो जाएगा हमारा वेवलेंथ या वेव्स का जो एम्पलीट्यूड होगा घट जाएगा। ठीक है, तो वहां पर डार्क स्पेस प्रोड्यूस होगा। क्योंकि एम्पलीट्यूड जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा ब्राइटनेस बढ़ेगा। प्रीवियस वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं कि एम्पलीट्यूड जितना अधिक होगा उतना ज्यादा ब्राइटनेस होगा। जब कंस्ट्रक्टिव इफेक्ट होगा तो ब्राइटनेस बढ़ेगा, क्योंकि एम्पलीट्यूड तो यहाँ बढ़ जाएगा तो ब्राइट रीजन प्रोड्यूस होगा। जब एम्पलीट्यूड घट जाएगा वहां ब्राइट रीजन नहीं बल्कि डार्क बनते चल जाएगा। जितना डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, कैंसिल आउट होगा, जितना एम्पलीट्यूड छोटा होगा उतना ज्यादा डार्क स्पेस होगा। तो इस फेनोमेनन को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरफेरेंस। ठीक है, छोटा सा जानकारी था डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस। इसको हम अपने सिलेबस का कोई बात नहीं समझेंगे। ठीक है, ये हमारे सिलेबस में ये सब चीज नहीं जानना है। केमिस्ट्री में बिल्कुल ये सब चीज नहीं पढ़ना है, केवल टर्मिनोलॉजी है कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी इसको एक्सप्लेन नहीं करता, उसको एक्सप्लेन करता है बस। बाकी इसके बारे में कहीं कोई डिटेल डिस्क्रिप्शन है ही नहीं। ये सारी बातें फिजिक्स का चीज है, लेकिन वहीं से थोड़ी सी हम आपको डिफ्रैक्शन इंटरफेरेंस एक्चुअली क्या होता है समझाने की कोशिश किए हैं। आप थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करिए। ठीक है, एक रात में समय लेना है, ये सब हमारे किसी काम का बहुत ज्यादा नहीं। ठीक है, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो बच्चों हम लोग यहाँ पर ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में छोटा सा इंफॉर्मेशन हम लोग समझेंगे क्या होता है। इसके मेन चीज को समझने की कोशिश करेंगे कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या बता पाया और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी क्या बताने में असफल रहा। समझो कि ये कोई ऑब्जेक्ट है मान लो, ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर रहा है। ये कोई सोर्स है हमारा, जिस सोर्स से रेडिएशन निकल रहा है, एनर्जी निकल रहा है कंटिन्यूअसली, और इस एनर्जी को ये ऑब्जेक्ट जो है एब्जॉर्ब कर रहा है। ये ऑब्जेक्ट जो है इस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है। ठीक है, तो अगर ये एनर्जी कंटिन्यूअस है तो इसमें एक ही वेवलेंथ होगा, एक ही फ्रीक्वेंसी होगा, क्योंकि एक ही रेडिएशन है ये। और ये जो ऑब्जेक्ट उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा तो ये हमारा एक ही कलर शो करेगा शुरू से लेकर अंत तक। चाहे कितना भी टेम्परेचर हम बढ़ा दें, उससे इस ऑब्जेक्ट के कलर पर कोई चेंजिंग नहीं होना चाहिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के अनुसार। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी कहता है कि किसी सोर्स से निकलने वाला रेडिएशन कंटिन्यूअसली इमिट होता है, और वो एक एनर्जी कंटिन्यू इमिट हो रहा है। जब किसी ऑब्जेक्ट पर वो जाकर टकराएगा तो वो ऑब्जेक्ट उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, और एब्जॉर्ब करके किसी एक पार्टिकुलर कलर का ही, कोई पार्टिकुलर कलर का ये ऑब्जेक्ट हमें दिखाई देगा। अच्छी बात है, सही है। जैसे मान लो कि हमने आयरन का रॉड लिया, उसे हीट करना शुरू किया लो टेम्परेचर पर सबसे पहले, तो धीरे धीरे उसको हीट किए तो सबसे पहले वो रेड हो जाता है।
ठीक है। अगर कंटिन्यू हीटिंग हम जारी रखेंगे तो हम जानते हैं कि उसका कलर चेंज होता है, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी से ये पता नहीं चलता है। उसकी थ्योरी जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, ये बताता है कि उसको टेम्परेचर अगर हम बढ़ाते भी रहेंगे तो भी उसका कलर चेंज नहीं होना चाहिए, जबकि ऐसा होता नहीं है। होता क्या है कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट एनर्जी गेन करता है तो सबसे पहले वो रेड हो जाता है, और कंटिन्यू अगर एनर्जी वो गेन करते रहे, उसके टेम्परेचर को हम बढ़ाते रहे, हीट करते रहेंगे, तो क्या होगा, उसका कलर धीरे धीरे रेड से येलो, है ना, ग्रीन, ब्लू होते चला जाता है। ठीक है, तो ये इफेक्ट जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी कलर वेरिएशन को नहीं बता पाता है। कोई ऑब्जेक्ट एनर्जी गेन करके अलग अलग कलर अलग अलग टेम्परेचर पर शो करेगा, अलग अलग एनर्जी एब्जॉर्ब करके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी से ये क्लियर नहीं होता। ठीक है, ये क्लियर, ये जो फिनोमेनन है ये क्या कहलाता है, ब्लैक बॉडी। समझो, यहाँ ब्लैक बॉडी रेडिएशन लिखे हैं BBR। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ब्रेन में ये आता है कि ब्लैक बॉडी मीन्स देखने में जो चीज काली हो। ये देखो ब्लैक है हमारा, ये हल्का स्लेटी कलर का है, दिख रहा है आपको। ये और थोड़ा स्लेटी हो गया, लाइट स्लेटी है, ये ब्लैक है, दिख रहा है ना। तो ब्लैक बॉडी का मतलब ये नहीं सोचना है जो देखने में काला हो, ऐसा नहीं सोचना, ये गलत है। ठीक है, ब्लैक बॉडी का मतलब होता है कि वैसा ऑब्जेक्ट या वैसा सब्सटेंस जो एनर्जी का परफेक्ट एब्जॉर्बर भी हो और परफेक्ट इमीटर भी हो। कोई भी ऑब्जेक्ट हमें ब्लैक क्यों दिखता है मालूम है? क्योंकि वो जो रेडिएशन से, लाइट से जो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, तो पूरा लाइट वो एब्जॉर्ब ही कर लेता है, रिफ्लेक्ट कुछ करता ही नहीं है, इसलिए ऑब्जेक्ट हमको ब्लैक दिखता है। कोई ऑब्जेक्ट अगर हमें रेड दिखता है या ब्लू दिखता है, तो क्यों रेड या ब्लू दिखता है? क्योंकि वो ऑब्जेक्ट जो है लाइट से एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, सभी प्रकार के वेवलेंथ को, सभी वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर लेता है, लेकिन रिफ्लेक्ट जो करता है, इमिट जो करता है, वो रेड या ब्लू वेवलेंथ को इमिट करेगा, इसलिए ऑब्जेक्ट हमको रेड या ब्लू दिखता है। अब एक उदाहरण लेके चलो, कोई भी रेड का या ब्लू का। कोई ऑब्जेक्ट हमें ब्लू क्यों दिखता है? क्योंकि वो ऑब्जेक्ट जो है लाइट से सभी वेवलेंथ को एब्जॉर्ब तो किया, लेकिन जो इमिट किया वो ब्लू कलर के वेवलेंथ को इमिट करता है, इसलिए ब्लू दिखता है। या कोई भी ऑब्जेक्ट हमें व्हाइट क्यों दिखता है? व्हाइट, ये देखो व्हाइट है, क्यों दिख रहा है व्हाइट? क्योंकि ये ऑब्जेक्ट जो होगा, ये सब्सटेंस जो होगा, लाइट को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, और सारे वेवलेंथ को इमिट कर देता है, कुछ एब्जॉर्ब करके अपने पास रखता नहीं है, जितना एब्जॉर्ब किया सबको रिफ्लेक्ट कर दिया, वो हमें व्हाइट दिखेगा। एब्जॉर्ब करेगा, कुछ भी रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, ब्लैक दिखेगा। एब्जॉर्ब करेगा और जिस पार्टिकुलर वेवलेंथ को इमिट करेगा उस कलर का वो हमको दिखेगा। बात समझ में आ रही? क्लियर यहाँ तक? तो अब समझिए कि ब्लैक बॉडी में क्या होता है कि वैसे ऑब्जेक्ट को हम ब्लैक बॉडी बोलते हैं जो एनर्जी का परफेक्ट एब्जॉर्बर के साथ साथ परफेक्ट इमीटर भी हो, यानी वह ऑब्जेक्ट जो किसी एक्सटर्नल सोर्स से आसानी से एनर्जी एब्जॉर्ब भी कर सके और खुद से वो एनर्जी इमिट भी कर सके, बाहर भी निकाल सके। ऐसे सभी ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? ब्लैक बॉडी। और वो जो ऑब्जेक्ट है जो एनर्जी इमिट करता है, जो निकालता है वो अपने बॉडी से, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ब्लैक बॉडी रेडिएशन। क्लियर है? ब्लैक बॉडी और ब्लैक बॉडी रेडिएशन समझ में आ गया? ब्लैक बॉडी मीन्स वो नहीं जो देखने में ब्लैक हो। ब्लैक बॉडी का मतलब होता है वैसा ऑब्जेक्ट जो एनर्जी का परफेक्ट एब्जॉर्बर के साथ साथ वो परफेक्ट इमीटर भी होता है। क्लियर है? आ रही है बात समझ में? तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन से ये पता चलता है कि जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, अगर उसे हम लो टेम्परेचर पर हीट करेंगे, है ना, तो हमें ब्लैक दिखेगा, उसमें किसी प्रकार का कोई कलर वेरिएशन नहीं दिखेगा। मान लो आयरन का रॉड आप ले लेते हैं, ठीक है, आयरन का रॉड आप ले लिए, उसे बहुत ही लो टेम्परेचर पर, मान लो कि जो गैस का बर्नर है या उससे भी कम टेम्परेचर पर उस आयरन के रॉड को चढ़ा दीजिए, है ना, क्या होगा? क्या उसमें कोई प्रकार का कलर चेंजिंग आपको दिखेगा? नहीं दिखेगा, यानी वो ब्लैक दिखेगा या किसी कलर का दिखेगा जो ओरिजिनल उसका कलर था। ठीक है, अब उसके टेम्परेचर को थोड़ा बढ़ाइए, टेम्परेचर थोड़ा बढ़ाइए, है ना, ब्लैक दिखेगा। फिर टेम्परेचर मान लो हम थोड़ा और बढ़ा दिए, तो ब्लैक से वो आपको इस तरह से स्लेटी दिखने लगेगा। ये स्लेटी कलर दिख रहा है तो डार्क स्लेटी है, इस तरह से दिखने लगेगा।
थोड़ा और उसको टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो लाइट स्लेटी इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है। और उसके टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो वो रेड हो जाता है। अब देखते हैं कि जो इस तरह का आयरन ऑब्जेक्ट है, अगर उसे हम लो टेम्परेचर पर हीट करेंगे तो ब्लैक स्लेटी दिखेगा, ब्लैक दिखेगा सबसे पहले, और थोड़ा टेम्परेचर बढ़ाएंगे वो स्लेटी दिखेगा, और टेम्परेचर बढ़ाएंगे वो रेड दिखेगा, और टेम्परेचर बढ़ाएंगे येलो दिखने लगेगा, और टेम्परेचर बढ़ाएंगे ग्रीन, ब्लू, अल्टीमेटली व्हाइट हो जाता है वो, ठीक है। आ रही बात समझ में, क्या बोले सो? तो ये जो फिनोमेनन है कि ऑब्जेक्ट को हम हीट किए तो पहले वो रेड दिखता है, बाद में दूसरा कलर होता है, फिर और जैसे ना विविग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इस तरह समझो कि हीट करेंगे तो जिसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है, यानी जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम होती है विजुअल रीजन में, विजुअल रीजन समझते हैं, विविग्योर की हम बात करें, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, है ना, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, इसको हम लोग विविग्योर बोलते हैं। ये हमारा विजुअल रीजन कहलाता है। और किसी ऑब्जेक्ट को अगर आप हीट करते हैं तो सर वो सबसे पहले वो रेड कलर का ही दिखेगा। अब किसी भी ऑब्जेक्ट को गर्म करिएगा सबसे पहले वो लाल दिखता है, क्यों? क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है, वेवलेंथ अधिक होता है, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है कि जिस रेडिएशन का फ्रीक्वेंसी कम होगा उसका एनर्जी कम होगा। तो जो भी ऑब्जेक्ट पहले गर्म करेंगे तो कम एनर्जी लेके वो रेड हो जाता है, और जैसे जैसे उसे आप गर्म करिएगा तो फ्रीक्वेंसी बढ़ते जाएगा और कलर उसका चेंज होते चला जाएगा, ठीक है। समझे क्या बोले? सो जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, एनर्जी बढ़ेगा, ऑब्जेक्ट का कलर भी चेंज करेगा। यही बात इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाता है, ठीक है। तो देखो यहाँ क्या लिखा है उसमें, एन ऑब्जेक्ट इमिट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस ओवर ए वाइड रेंज ऑफ वेवलेंथ व्हेन हीटेड, ठीक है। जब किसी ऑब्जेक्ट को अगर हम हीट करते हैं तो उससे कई प्रकार यानी अलग अलग रेंज का वेवलेंथ जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस उस ऑब्जेक्ट से निकलना शुरू हो जाता है, जिसका वेवलेंथ अलग अलग होगा। खुद से सोचो कि मान लो कोई ऑब्जेक्ट अगर रेड दिख रहा है तो सबसे हाईएस्ट वेवलेंथ वो निकाल रहा है, रेड का वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगा, और उसको हीटिंग अगर हम जारी रखेंगे तो कलर चेंज करेगा, तो उसका वेवलेंथ भी चेंज करेगा, फ्रीक्वेंसी भी चेंज करेगा। बात को समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं सो? ठीक है, पिछले वीडियो पर आए थे ना कि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ इनवर्सली रिलेटेड होता है। जिस रेडिएशन का वेवलेंथ ज्यादा होता है उसका फ्रीक्वेंसी कम होता है, ठीक है। तो रेड का फ्रीक्वेंसी कम है तो वेवलेंथ ज्यादा है, तो अगर हम हीट करेंगे तो सबसे पहले वो रेड कलर होगा, उसके बाद उसका कलर चेंज होगा, हम कहेंगे वेवलेंथ घट रहा है, यानी उसका फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है, ठीक है। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम हीट करते हैं तो वो एनर्जी को इमिट करता है, तो एनर्जी जो इमिट होगा उसमें अलग अलग वेवलेंथ होंगे। पहले ज्यादा वेवलेंथ का रेडिएशन निकलेगा, फिर धीरे धीरे वेवलेंथ घटते चला जाएगा। दूसरा पॉइंट करो, द आइडियल बॉडी विच इमिट्स एंड एब्जॉर्ब ऑल फ्रीक्वेंसीज इज कॉल्ड ब्लैक बॉडी एंड द रेडिएशंस इमिटेड बाय सच ए बॉडी इज कॉल्ड ब्लैक बॉडी रेडिएशन। अभी जस्ट डिफाइन किए थे हम लोग, क्या ना, वैसा आइडियल बॉडी ब्लैक बॉडी कहलाता है जो सभी फ्रीक्वेंसी यानी सभी वेवलेंथ के रेडिएशन को एब्जॉर्ब भी कर सके और सभी फ्रीक्वेंसी वाले रेडिएशन को इमिट भी कर सके। यानी जो एनर्जी का यानी रेडिएशन का परफेक्ट एब्जॉर्बर भी हो, परफेक्ट इमिटर भी हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ब्लैक बॉडी। और उस ब्लैक बॉडी से जो रेडिएशन इमिट होता है उस रेडिएशन को हम लोग बोलते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन। यहाँ ये लिखा हुआ। तीसरी बात क्या है, इसी चीज को शॉर्ट में लिखे हैं, ब्लैक बॉडी इज ए परफेक्ट एब्जॉर्बर एज वेल एज परफेक्ट इमिटर ऑफ रेडिएशन। यानी ब्लैक बॉडी जो होता है रेडिएशन यानी एनर्जी की बात कर रहे हैं, एनर्जी का वो परफेक्ट एब्जॉर्बर भी होता है और साथ ही साथ परफेक्ट इमिटर भी होता है ना। आगे बात समझ में। और लास्ट पॉइंट देखो, ब्लैक बॉडी इज एन ऑब्जेक्ट कैपेबल ऑफ इमिटिंग एंड एब्जॉर्बिंग ऑल वेवलेंथ्स ऑफ रेडिएशन यूनिफॉर्मली। ये तो हम पहले भी लिख चुके हैं इस चीज को। यहां देखो, इसी पॉइंट को यहां दूसरी भाषा में मैंने लिख दिया है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है ब्लैक बॉडी वो कैपेबल होता है
सभी प्रकार के यानी रेडिएशंस के जितने भी वेवलेंथ्स होते हैं सभी वेवलेंथ्स को इमिट कर सके, एब्जॉर्ब कर सके। एक ही बात यहाँ पर लिखा हुआ, अलग अलग तरीके से मैंने लिख रखा है, इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है। ऐसे समझो कि कोई भी ब्लैक बॉडी एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जो रेडिएशंस के सभी वेवलेंथ्स को एब्जॉर्ब भी कर सके और उसको इमिट भी कर सके। इसका मतलब हुआ कि जो एनर्जी का परफेक्ट एब्जॉर्बर भी हो, परफेक्ट इमीटर भी हो, वो सब हमारा क्या कहलाता है, ब्लैक बॉडी। ठीक है, अब देखो कुछ बुक्स में देखेंगे आप, इसे ग्राफ से भी थोड़ा दर्शाने का कोशिश किया गया है। मान लो ये हमारा विजिबल रीजन है, सपोज करो ये विजिबल रीजन है ना, विजिबल रीजन कि जो भी ऑब्जेक्ट होगा जब उसे आप हीट करेंगे, तो मान लो पहला में हीट किए वो इस प्रकार हो गया, फिर हीट किए है ना, देखते चलो यहां पर हीट किए इस तरह से, फिर हीट किए थोड़ा सा टच किया, फिर हीट किए यहां आ गया, फिर हीट किए और ज्यादा टेम्परेचर पर यह आएगा इस तरह, और ज्यादा टेम्परेचर पर हीट करेंगे तो इस प्रकार से आएगा। ये अलग अलग टेम्परेचर पर है ना एक लाइन खींचा गया है। लाइन को थोड़ा आप एक ही जगह कर दो, यहां पर थोड़ा सा इसको देखो, ठीक है। हम यहाँ अलग अलग टेम्परेचर मेंशन करते हैं। देखो ये जो इस लाइन को खींचे हैं ये मान लो 200 केल्विन पर है, ये लाइन हमारा 300 केल्विन पर है, ये हमारा 500 केल्विन पर है, ये हमारा 1000 केल्विन पर है, ये 2000 केल्विन पर है, ये 3000 केल्विन पर है या 4000 केल्विन पर है। ठीक है, आ रही बात समझ में? अब ध्यान से सोचो कि जो 200 केल्विन है ना, इस पर अगर हीट करेंगे तो ये हमें ब्लैक कलर का दिखेगा। ये विजुअल रीजन है। ये रीजन कौन सा है? विजुअल रीजन। ये ठीक है, इसको विजुअल रीजन बोल रहे हैं। इसमें रेड, ब्लू हर कलर होगा। थोड़ा सा उसी को हम इंडिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें कोई बड़ा सा चीज नहीं है। ये हमारा विजुअल रीजन है। ठीक है, रेड ब्लू थोड़ा सा दर्शाने की कोशिश की। 200 केल्विन पर अगर हम हीट करेंगे ना, 200 केल्विन पर या 300 केल्विन पर, तो 200 केल्विन पर तो हीट करेंगे तो ऑब्जेक्ट में कोई कलर चेंजिंग नहीं आएगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि ये जो लाइन है इस विजुअल रीजन से बाहर है। 200 केल्विन पर जो लाइन खींचा हुआ है विजुअल रीजन से बाहर है, यानी कोई कलर हमें सीन नहीं होगा 200 केल्विन पर। ठीक है, तो ब्लैक दिखा। अब 300 केल्विन पर थोड़ा हीट कीजिए, इसको हम डार्क ब्लैक लिख देते हैं। ठीक है, थोड़ा ज्यादा ही ब्लैक होगा, है ना, डार्क ब्लैक। अब 300 केल्विन पर हीट किए, है ना, 300 केल्विन पर आप हीट करिएगा तो आपको ये स्लेटी कलर का दिखेगा। आप हमारे टी शर्ट को देख रहे हैं, आपको थोड़ा आइडिया लग रहा हो, ये ब्लैक देखिए, ये हल्का स्लेटी कलर नहीं है ना। अभी भी देखिएगा जो 300 केल्विन है वो हमारा इस विजुअल रीजन से अभी भी बाहर है। इस दूसरे लाइन को देखो, ध्यान से देखो, सभी को सब कुछ क्लियर हो जाएगा यहां पर आप लोग। ठीक है, 500 केल्विन पर देखो, लाइट स्लेटी कलर होगा, है ना। 500 केल्विन वाले को देखिएगा तो थोड़ा सा आपको वो इस विजुअल रीजन में आता हुआ दिखेगा। थोड़ा सा देखो, यहां पर एकदम नीचे आके सट गया। ठीक है, यहां पर मान लेते हैं। अब समझिए कि 1000 केल्विन पर अगर आप इसे हीट करते हैं, ठीक है, ये आपको रेड दिखने लगेगा, है ना। वीडियो होता है, पहले वायलेट, फिर इंडिगो, फिर ब्लू, फिर ग्रीन, फिर येलो, ऑरेंज, रेड। आप ऐसे समझिए इसके डायरेक्शन को। ये जो हम जो यहां पट्टी बनाए हैं इतना बड़ा, इस साइड में आपका वायलेट है इस विजुअल रीजन में, और उस साइड हमारा रेड है। मैं इसकी बात कर रहा हूं यहां पर। ये इसको मैंने जो लाइन है ना, ये पट्टी सा दिख रहा है, तो बाई तरफ
वायलेट है, उसके दाहिनी तरफ रेड कलर है। तो आप देखेंगे 1000 केल्विन पर जो है ये लाइन लगभग यहाँ जो इस साइड में हमारा रेड है उस रेड को वो टच करेगा, ठीक है, वो रेड को टच करेगा। और ये बात समझ में क्या बोल रहे हैं? ये रेडिएशन जो है ये रेड कलर को टच कर रहा है, ठीक है। अब देखेंगे 1000 केल्विन पर ये लाइन यहां आया और देखो यहां पर आ गई, रेड कलर को टच कर रहा है, हल्का आपको रेड दिखेगा। और टेम्परेचर बढ़ाइए 2000 केल्विन कीजिए, ये आपको जो है ना येलो कलर का दिखेगा, है ना, ये हमारा येलो कलर का दिखने लगेगा, क्योंकि अब ये रेडिएशन जो है हीट करने पर इसमें जो ये आपका स्पेक्ट्रम का जो व्यूअर है उसमें येलो रीजन में चला आता है, येलो रीजन में चलाएगा, ठीक है। और टेम्परेचर बढ़ा दिए 4000 केल्विन कर दिए या 5000 केल्विन कर दिए, तो आप देखते हैं कि इस लाइन का जो पीक होगा, ये पीक जो होगा ना, पीक पॉइंट जो होगा वो हमारे इस विजुअल रीजन में चला आता है, ये पीक पॉइंट विजुअल रीजन में चला आता है, ठीक है। और ये जो अभी पीक पॉइंट है ये विजुअल रीजन से अभी भी बाहर है, बात को समझो ध्यान से। पीक पॉइंट जिस टेम्परेचर पर हम हीट कर रहे हैं वो मैक्सिमम जहां तक गया वो पीक पॉइंट देखिएगा अभी भी इस विजुअल रीजन से बाहर है। किस टेम्परेचर पर? 2000 केल्विन पर। लेकिन और टेम्परेचर जैसे ही हम बढ़ाएंगे 4000 केल्विन 5000 केल्विन करेंगे तो जो रेडिएशन होगा वो हमारे विजुअल रीजन के अंदर चलाएगा उसका पीक पॉइंट, है ना। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि लो टेम्परेचर पर हीट करेंगे डार्क ब्लैक दिखेगा, थोड़ा टेम्परेचर बढ़ाएंगे स्लेटी कलर दिखेगा, थोड़ा और टेम्परेचर बढ़ाएंगे लाइट स्लेटी कलर दिखेगा, और टेम्परेचर बढ़ा दिए 1000 केल्विन तो रेड दिखने लगेगा, और टेम्परेचर बढ़ाएंगे येलो दिखने लगेगा, और टेम्परेचर बढ़ाएंगे वो ग्रीन दिखने लगेगा, ग्रीन या ब्लू जो भी कहो, डिपेंड करता है कितना अधिक टेम्परेचर बढ़ाए, ठीक है। तो कहने का मतलब कि लो टेम्परेचर पर जो लाइंस हैं वो विजुअल रीजन में नहीं आ रहा है, विजुअल रीजन से बाहर है। लेकिन जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाइएगा वो लाइंस जो है विजुअल रीजन में आना शुरू हो गया। ये देखो ये रेड आ गया यहाँ विजुअल रीजन में, येलो भी आ गया विजुअल रीजन में, यहाँ ब्लू आ रहा है विजुअल रीजन में, रेड येलो ब्लू। टेम्परेचर बढ़ाते गए 1000 2000 4000, ठीक है, उसका पीक भी बढ़ते गया, है ना, समझिए कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। चलो इस तरह से ग्राफ से भी थोड़ा सा समझने का कोशिश किया जाता है। वैसे ऐसे समझो कि जितनी भी चीज बताया भी ब्लैक बॉडी रेडिएशन में देयर इज नो इम्पोर्टेंस इन आवर सिलेबस, हमारे सिलेबस में इस ब्लैक बॉडी रेडिएशन का कोई कुछ नहीं है। आज तक इससे बहुत क्वेश्चन नहीं पूछा कभी भी मेडिकल में, नीट में और ये जेईई मेंस में या बोर्ड में बहुत ज़्यादा इसमें से कुछ नहीं है। आईआईटी के सिलेबस में इसको थोड़ा सा जानना पड़ना है बस, वो भी केवल ब्लैक बॉडी को डिफाइन करना है कि एक्चुअली ब्लैक बॉडी होता है क्या चीज़ है। तो वैसा ऑब्जेक्ट जो एनर्जी का परफेक्ट एब्जॉर्बर के साथ साथ परफेक्ट इमीटर भी हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ब्लैक बॉडी। और वो जो बॉडी रेडिएशन इमिट करता है उस इमिटेड रेडिएशन को ब्लैक बॉडी रेडिएशन कहते हैं। क्लियर है? इतनी बात समझ में आ गई? बस हो गया, उसको नोट कर लीजिए, दैट्स इट, स्क्रीनशॉट ले लो। इन सभी ग्राफ्स का बहुत ज्यादा काम मैं बार बार बोल रहा नहीं है, ये केवल इतना बता रहा है कि लो टेम्परेचर पर कोई भी ऑब्जेक्ट कोई कलर शो नहीं करेगा, वो डार्क होगा, ब्लैक होगा, स्लेटी कलर का होगा। लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे वो रेड होगा, येलो होगा, ग्रीन होते चला जाएगा, ब्लू होते चला जाएगा। यानी वो ऑब्जेक्ट जितना ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा उतना हाई फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन इमिट करेगा। ठीक है, क्योंकि रेड का फ्रीक्वेंसी कम है तो सबसे पहले वो रेड दिखाना शुरू किया, और जैसे जैसे हीटिंग करेंगे फ्रीक्वेंसी और बढ़ते चला गया, येलो होते चला गया, ब्लू ग्रीन होते ग्रीन ब्लू होते चला गया, यानी फ्रीक्वेंसी बढ़ते चला जाएगा। ठीक है, आ रही बात समझ में? यही चीज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी नहीं कर पाया। उसके अनुसार तो यही हो पाता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट को कितना भी हीट करिए, कितना भी एनर्जी एब्जॉर्ब कर ले, उसका कलर चेंज नहीं होता है। लेकिन ब्लैक बॉडी रेडिएशन से पता चलेगा कि हम जानते हैं इस चीज को प्रैक्टिकली कि हीट करेंगे किसी ऑब्जेक्ट को तो उसका कलर वेरी कर रहा है, पहले रेड हो जाता है, फिर वो येलो दिखने लगता है।
ये फेनोमेनन जो है कलर चेंजिंग का, ये ब्लैक बॉडी कॉन्सेप्ट से ही समझ में आया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी से नहीं। ठीक है, क्लियर है? तो ये ग्राफ क्या बताया, पता चला टेम्परेचर बढ़ाने से किस प्रकार ये जो ऑब्जेक्ट का लाइन होगा विजुअल रीजन में आने लगा। पहले लो टेम्परेचर पर विजुअल रीजन से बाहर था, लेकिन टेम्परेचर बढ़ाते गए विजुअल रीजन में बढ़ते चला गया। ये भी योर का लाइन था, पहले रेड आया, फिर येलो आया, फिर ब्लू आया, रेड येलो ब्लू ऐसे करके आएगा। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही समझना है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बताएंगे, वो आपके सिलेबस में पढ़ना है, बोर्ड के सिलेबस में भी, मेंस में भी, नीट में भी, एडवांस में भी। ठीक है, तो वहाँ सभी जो हम पढ़ाएंगे आगे वो आपके सिलेबस में आते चला जाएगा। ये आपके सिलेबस से बियॉन्ड है, इसके बारे में बहुत जानकारी आप नहीं भी जानते हैं, नहीं भी सीखते हैं, तो कोई इसमें बड़ा इशू नहीं बनाना है, इसको आप आउट ऑफ सिलेबस ही मान के चलिए। बस बुक्स में कहीं कहीं चर्चा कर देता है, तो केवल इन्फॉर्मेशन के लिए आप जानकारी ले लीजिए ब्लैक बॉडी एक्चुअली क्या होता है, क्या इसका कॉन्सेप्ट है। इसका बहुत ज़्यादा यूज कहीं पर भी नहीं है, न्यूमेरिकल्स इस पर नहीं आते हैं। इस पर किसी बुक को उठा के बनाइएगा, मेंस मेडिकल लेवल का क्वेश्चन सब आपको ब्लैक बॉडी से क्वेश्चन नहीं मिलेगा। ठीक है, चलो ओके, थैंक यू।